नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार 15 अगस्त को कश्मीर में होंगे और वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं। आम्रपाली बिल्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी खरीदारों के फ्लैट रजिस्ट्रेशन का काम तुरंत शुरू करे और अगर इसमें देरी हुई तो अधिकारियों को जेल तक भेजा जा सकता है। शेयर बाजार के लिए मंगलवार अमंगलकारी साबित हुआ। सेंसेक्स में 600 से ज्यादा अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई तो वहीं निफ्टी भी 184 अंक लुढ़क गया और देश में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। नए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में ये 3.15% के स्तर पर जा पहुंची है, जो कि जून में 3.18% थी। पर आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ रंगारंग तस्वीरों के साथ। संसद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर 15 अगस्त से पहले संसद किस तरह से जगमगा रही है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 15 अगस्त परसों 15 अगस्त है। देश अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उससे पहले ये देखिए कि आजादी के रंग में किस तरीके से संसद की एक रंग बिरंगी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। संसद में लाइटिंग बदली गई है और आपको बता दें कि इस नई तस्वीर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नई लाइटिंग लगाई गई है संसद में और किस तरीके से इस रात में संसद कैसे इस रोशनी में नहा रही है, इस रंगारंग रंग बिरंगी रोशनी में नहा रही है, ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रजत, परसों स्वतंत्रता दिवस है लेकिन आज संसद की एक नई तस्वीर, एक रंग बिरंगी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अपने कुछ देर पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनिस्टर्स और एक इनिशिएटिव था लोकसभा स्पीकर का, वो चाहते थे कि 15 अगस्त का जो जश्न हो उसमें पार्लियामेंट पीछे ना हो, तो एक रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई है। टोटल 875 एलईडी लाइट्स जो है वो संसद भवन में लगाई गई है, जिससे पूरा संसद भवन जो है वो रंग बिरंगी रोशनियों में नहाया हुआ है और इस बात की गवाही दे रहा है कि 15 अगस्त का जो जश्न होगा, जो सेलिब्रेशन होगा, उसमें पार्लियामेंट कहीं पीछे नहीं होगा। क्योंकि 15 अगस्त के आमतौर पर उस वक्त पार्लियामेंट फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ सफेद लाइट्स लगाई जाती थी, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में पहले कलर्ड एलईडी लाइट्स लगाई गई थी। उसके बाद ही स्पीकर ने ये फैसला लिया कि इतनी ही कलरफुल लाइट्स जो होंगी वो पार्लियामेंट में इंस्टॉल की जाएगी। बाकायदा जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तभी हम देख रहे थे कि एलईडी लाइट्स लगाई जा रही है और आज आप कह सकते हैं औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो गई है। जी, शुक्रिया आपका रजत इस जानकारी और इन तस्वीरों के लिए। इधर यूपी के सीतापुर में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद में घायल कांवड़िए की हालत बिगड़ जाने से नाराज लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। दरअसल सोमवार को 2 समुदायों के बीच डीजे बंद करने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें घायल कांवड़िए की मौत की अफवाह के बाद विवाद और बढ़ गया। तस्वीरों में देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में नाराज कांवड़ियों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। इस बीच कुछ पुलिस वाले लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन गुस्साए लोग नहीं माने। हालांकि इसी दौरान पुलिस की गाड़ी में सवार कुछ पुलिसकर्मियों ने वहां से निकलना ही मुनासिब समझा, जिस पर नाराज कांवड़िए ईंट पत्थर चलाने लगे, जिससे घबराए पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उधर इलाज के दौरान मौनी बाबा त्यागी जी महाराज आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान त्यागी जी महाराज ने पुलिस पर सिर्फ कांवड़ियों पर ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पत्थर चलाना शुरू किए, भाला मारे, कांवड़िया मरने वाला हो गए। बताया गया कि मितौरा गांव में सोमवार को एक बच्चे की चौका नदी में डूबने से मौत के बाद शव दफनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि घायल कांवड़िए की हालत गंभीर है, वैसे ही त्यागी जी महाराज सैकड़ों लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि दोनों पक्षों के लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। यहाँ एक आतंकवादी गाँव है मितौरा, वहाँ कांवड़िया लोग उधर से आ रहे थे और वो गाँव वाले कांवड़ियों पर पत्थर बरसाना शुरू किए। एक लड़का को भाला मार नहीं मरे वाला होगा, तो कुछ कांवड़िया वाले ही हाथ पैर डोलाई नहीं है, जब मारा जाए लगी तो कुछ कार्रवाई करी। तो पुलिस वाले क्या किए कि कांवड़िया का चालान कर। इस दौरान वहां इलाके के बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी भी पहुंचे और पुलिस वालों से बहस करने लगे। उसके बाद कांवड़िया, अरे उनको रखे
हैं हेलीकॉप्टरों से फूल बरसा रहे हैं, यहाँ लाठी खा रहे हैं, भाला खा रहे हैं, उसके बाद कांवरिया, अरे उनको रखते हैं। अभी एसडीएम आते हैं, मुचलका भर जाता है उनका, क्या दिक्कत है? जो भाला मारे हैं उनको आप करेंगे कि उन लोगों को आप करेंगे? किनका चालान करेंगे आप? मतलब भाला नहीं खाएंगे। बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने त्यागी जी महाराज के धरने पर बैठने को लेकर पुलिस वालों को जमकर कोसा। हमको इस नदी में डूब मार के मर जाना चाहिए। ये हमारे महाराज जी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, इनके पूछे बगैर हम पत्ता नहीं हिलाते हैं, और आज इनको यहाँ पे बैठना पड़ जाए तो इसलिए इस विधायक को डूब मरने के बराबर है। हालात को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई, साथ ही पथराव करने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों पक्ष में मारपीट हुआ है, वहाँ पर्याप्त फोर्स लगी हुई है और सीआर एसडीएम वहाँ के कितना भी लोग आसपास में इकट्ठे हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और हम लोग भी संपर्क में हैं। भले ही पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले में कार्रवाई के दावे कर रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि पुलिस वालों को वहां से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। यूपी की पुलिस बदमाशों से भिड़ने के लिए जानी जाती है, लेकिन प्रयागराज में दो पुलिस वाले ही आपस में भिड़ गए, वो भी घूस को लेकर, जिसकी तस्वीरें मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि एक पुलिस वाला एक तख्त पर बैठा हुआ है और उसके पास दो लोग खड़े हुए हैं, जबकि सामने ही एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। इस बीच बातचीत के दौरान वहां एक चौथा शख्स आया और वहां से चला गया। थोड़ी देर में सिर पर गमछा लगाए पुलिस वाला अचानक खड़ा हुआ और गाड़ी में पीछे की तरफ जाकर बैठ गया। तभी गाड़ी में आगे बैठा एएसआई गुस्से में तमतमाता हुआ पीछे की तरफ आया और उधर सिपाही भी बाहर निकल आया। दोनों के बीच तू मैं हुई और एएसआई ने सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और एक दूसरे पर डंडे बरसाते रहे। बताया गया कि दोनों पुलिस वालों के बीच पेट्रोल पंप पर हुई ये मारपीट घूस में मिले पैसों को लेकर हुई। ये कौंडियारा थाना क्षेत्र का प्रकरण है। ये परसों रात की घटना है, पेट्रोल पंप पर हुई और इसमें उप निरीक्षक और एक आरक्षी के बीच में ये घटना दिख रही है, जिसके बारे में क्षेत्राधिकारी बारा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट भेजी थी और उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मारपीट के बाद भी पुलिस वालों में बहस चलती रही, लेकिन लोगों के समझाने के बाद वो उसी गाड़ी में बैठकर पेट्रोल पंप से चले गए। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई के दौरान आज रामलला विराजमान पक्ष की तरफ से कई तर्क दिए गए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान के वकील से पूछा कि रामलला का जन्मस्थान कहां है। इसके जवाब में रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे वाले स्थान को भगवान राम का जन्मस्थान माना है और परिक्रमा उसी के आसपास होती है, इसीलिए इस पूरे एरिया को पवित्र माना जाता है। वकील सीएस वैद्यनाथन ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को पढ़ा और कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उनके पास कब्जा है या फिर कब्जा चला आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1949 में मूर्ति रखे जाने से पहले भी ये स्थान हिंदुओं के लिए पूजनीय था। हिंदू दर्शन करने आते थे और सिर्फ मूर्ति की जरूरत नहीं है किसी स्थान के पूजनीय होने के लिए। गंगा, गोवर्धन पर्वत, मानसरोवर पर्वत का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन से पूछा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दो पक्षों को कब्जा दिया है, इसको कैसे देखा जाए। जिस पर रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने हमेशा माना है कि विवादित जमीन पर हिंदू पूजा करते आए हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से मालिकाना हक को लेकर कभी कोई सबूत नहीं दिया गया। रामलला विराजमान की तरफ से वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो 1850 से 1949 तक वहां नमाज अता करते आए थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मालिकाना हक को लेकर कोई सबूत नहीं दिया। साथ ही कहा कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर मूर्ति हट भी जाती है तो स्थान की पवित्रता बरकरार रहती है। इस पर संविधान पीठ ने रामलला विराजमान से कहा कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को नकार रहे हैं, आप अपने दावे को कैसे सही साबित करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने रामलला विराजमान के वकील से पूछा कि आप कहना चाहते हैं कि मस्जिद बनने से स्थान की मान्यता में कोई बदलाव नहीं आया। जिस पर रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि मस्जिद के बनने से मान्यता और विश्वास में बदलाव नहीं आया है, क्योंकि भगवान तो हमेशा उस जगह पर विराजमान है। जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि आपको कब्जे को लेकर सबूत देने होंगे। जिस पर रामलला विराजमान की तरफ से कहा गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील को भी अपना कब्जा साबित करना है, लेकिन वो साबित करने में फेल रहे। साथ ही दावा किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मंदिर भले ही गिरा दिया गया हो, लेकिन जन्मभूमि को लेकर लोगों का विश्वास कभी नहीं टूटा है। हालांकि इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने रामलला विराजमान की तरफ से हाईकोर्ट के दस्तावेज पढ़ने पर आपत्ति जताई।
धवन ने कहा कि कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा रहा, सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ा जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि पीठ सुन रही है, आपको क्या परेशानी है, हम किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं, रामलला विराजमान अपना पूरा तर्क रखें। राजस्थान से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजस्थान से नामांकन पत्र दाखिल किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डिस्कवरी चैनल के प्रसिद्ध कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए पीएम मोदी द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का चयन करना राज्य के हित में होगा। गाजियाबाद के वैशाली में एक बस की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा। वो लड़का वहाँ खड़ा था और बहुत तेजी से वो रोडवेज की बस आई। पहले तो उसने ऐसे लेफ्ट कट मारा जिसमें मैं बची, फिर उसने एकदम राइट ऐसे लिया और बिल्कुल जो पटरी हमारी होती है साइड की जिसमें हम चलते हैं पैदल, उससे उसने बस को सटा के निकाला, जिसमें आगे वो लड़का खड़ा था और उस बस वाले ने ब्रेक नहीं मारी, ड्राइवर ने, और वो लड़का इतनी ऊपर उड़ा कि बस के पीछे के शीशे से मुझे दिख रहा था, वो लड़का इतनी ऊंचाई से उछल के गिरा। जैसे ही वो लड़का गिरा उस बस वाले ने बैक गियर में बस डाली और उसके बाद उसके सर के ऊपर से बस निकाल दी। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर खानीबड़े में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की आशंका को लेकर मुंबई रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के सांगली में महिलाओं ने बाढ़ से बचाने वाली एनडीआरएफ के जवानों को राखी बांधकर उनका धन्यवाद दिया। मुंबई के मुलुंड इलाके में एक चलती कार में अचानक आग लगने के बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के नालंदा में टीबी की बीमारी से परेशान एक महिला ने इलाज के लिए पैसा नहीं होने पर 2 मासूम बच्चों का 50,000 रुपए में सौदा कर दिया। यूपी के महाराजगंज में 2 अगस्त को बीजेपी नेता पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दावा किया कि गनर की चाहत में बीजेपी नेता ने खुद पर फायरिंग कराई थी। हर बिंदुओं से जांच करते हुए, विवेचना करते हुए, साक्ष्य संग्रहण करके यह पाया गया कि चंचल चौबे या शिवभूषण चौबे जो है हाईलाइट होने के लिए वो अपने रिवाल्वर के लाइसेंस एक्सेप्ट कराने के लिए वो पुलिस में मिल सके, एक षड्यंत्र के तहत अपनी मित्र मंडली को तैयार करके दिल्ली में श्री गुरु रविदास मंदिर तोड़े जाने को लेकर पंजाब के मोगा में रविदास समुदाय के लोगों ने बंद का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात हैं। बावजूद इसके सिंगर मीका सिंह के पाकिस्तान जाकर परवेज मुशर्रफ के एक रिश्तेदार के यहां परफॉर्मेंस देने से लोगों में नाराजगी है। बताया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार असद ने अपनी बेटी सेलिना की मेहंदी रस्म पर मीका सिंह नाइट का शो रखा था, जिसमें मीका ने अपने गानों पर कराची के लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मीका सिंह नाइट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, क्योंकि कुछ मेहमानों ने ट्विटर पर वीडियो क्लिप लीक कर दी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते मीका के इस कार्यक्रम की आलोचना दोनों देशों में हो रही है। गुलाम अली जो हैं वो हमारे बहुत मशहूर गुलकार हैं, उनको भी एक कॉन्सर्ट में बुलाया गया, वहां से उनको जमीन करके निकाल दिया गया। इस तरह के बहुत से वाकयात जो हैं वो ये हालिया पाक भारत कसीदगी से पहले के हैं। तो अब जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, तो उसमें तो इन्होंने फवाद खान जो हमारे मशहूर फिल्म एक्टर हैं उनको भी वहां से निकाल दिया है, नायरा खान से निकाल दिया है। पाकिस्तान का कोई सिंगर, कोई एक्टर जो है वो इंडिया जाके परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, वो वहां पर ना किसी फिल्म के लिए काम कर सकता है, ना गाना गा सकता है। लेकिन जो मीका सिंह है उसको यहाँ बुलाया गया, उसको उसकी आवभगत की गई, उसको मेहमान बनाया गया। आज के जो हालात हैं इसमें अगर वो ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। वहीं पाकिस्तान में विपक्षी दल पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता सैयद खुर्शीद शाह ने भी मीका के पाकिस्तान आने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है, ये पता लगना चाहिए कि जब देश ने भारत के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं, तो मीका सिंह को ऐसे समय में पाकिस्तान दौरा करने के लिए वीजा किसने दिया। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को कराची में मीका सिंह ने परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें नौकरशाहों, सेना और पुलिस के अधिकारियों समेत कई अहम मेहमान वहां पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मेहमानों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्य भी वहां पर थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद की शादी दाऊद की बेटी महरूब के साथ हुई है।
सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम का आयोजन कराची के बीच एवेन्यू में किया गया था, जो कि डी कंपनी के सदस्य अनीस इब्राहिम और छोटा शकील के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। जानकारी के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार असद ने अपनी बेटी सेलिना की मेहंदी की रस्म पर मीका सिंह नाइट का आयोजन किया था। ये भी दावा किया जा रहा है कि टिश्यू पेपर बनाने वाले असद प्रधानमंत्री इमरान खान से नजदीकी होने के कारण मीका सिंह और उनकी टीम को वीजा दिलवाने में कामयाब रहे। इस तरह उन्होंने कराची में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जबकि पाकिस्तान सरकार ने किसी भी भारतीय कलाकार या फिल्मी हस्ती के कार्यक्रम पर रोक लगाई हुई है। दिल्ली में संत रविदास के मंदिर को ढहाए जाने का बड़ा असर पंजाब में दिखा। मंदिर ढहाए जाने से नाराज रविदास समाज के लोगों ने पंजाब में बंद बुलाया, जिसका असर पंजाब के कई शहरों में देखने को मिला। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी का नजारा पंजाब के पठानकोट का है, जहां रविदास समाज के लोग दिल्ली में मंदिर तोड़े लोगों ने पंजाब में बंद बुलाया, जिसका असर पंजाब के कई शहरों में देखने को मिला। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी का नजारा पंजाब के पठानकोट का है, जहां रविदास समाज के लोग दिल्ली में मंदिर तोड़े जाने के बाद सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में इलाके के विधायक भी धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार ने, इस मनोवादी सरकार ने। पंजाब में बंद के दौरान प्रदर्शन की तस्वीर पटियाला की है, जहां सैकड़ों की संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस तरह की तस्वीर पटियाला में कई जगह देखने को मिली। वहीं कहीं प्रदर्शनकारी रोड जाम कर प्रदर्शन करते हुए दिखे, तो कहीं सड़क पर मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविदास समाज द्वारा बुलाए गए बंद का असर कई शहरों में देखने को मिला। राज्य में अधिकतर जगहों पर बाजार बंद रहे और सड़कों पर यातायात ठप हो गया। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने बंद के दौरान आतंकी घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली में रविदास मंदिर ढहाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर संत रविदास जी के लिए 100 गज जमीन नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गंभीर मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है और कोर्ट देखेगी कि इस मामले में क्या होना चाहिए। पूरा मामला यह है कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने तुगलकाबाद में डीडीए की जमीन पर मंदिर का अवैध निर्माण किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जगह को खाली नहीं किया गया था। इसीलिए इसी साल 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को आदेश दिया कि वो पुलिस की मदद से इस जगह को खाली कराए। फिर 10 अगस्त को डीडीए ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को ढहा दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। वाराणसी में प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उन्नाव दौरे के दौरान वाराणसी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयपुर के गलता गेट इलाके में फैली एक अफवाह के बाद उपद्रवियों ने रोड जाम कर पत्थरबाजी और आगजनी की, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोली दागने पड़े। चेतक में ड्यूटी थी। हाँ, 8 से 8 तो अचानक माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ने के बाद हमने ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे थे, अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिया। बकरीद के मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रयास से रांची के मोहम्मद मुफीद सऊदी अरब से घर लौट आए। मेरा दोस्तों साल भारतवासियों से अपील है कि वो सऊदी अरब ना जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे घटिया केस है। पंजाब के गुरदासपुर में रविदास समुदाय के लोगों के बुलाए बंद के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में हरियाणा के पंचकुला में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के सोनभद्र दौरे पर निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिर्जापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इस बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई में अधिकारियों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए सीबीआई को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सीबीआई में अधिकारियों के 15% पद खाली पड़े हैं और 28% तकनीकी पद खाली हैं, जबकि लीगल डिपार्टमेंट में 50% पद खाली पड़े हुए हैं और कम स्टाफ की वजह से सीबीआई पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इस पर चिंता जाहिर की है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ये भी
देख रहे हैं कि लगातार कई ऐसे मामले हैं, कई हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनकी जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। और अभी हाल फिलहाल में उन्नाव रेप कांड का जो मामला था वो भी सीबीआई को सौंपा गया था। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सीबीआई पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि अधिकारियों की कमी है। श्रेया चैटर्जी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, ये बात तो पहले से भी मतलब सब जानते हैं कि सीबीआई पर प्रेशर बहुत है और बहुत सारे मामले सीबीआई को हैंडओवर अभी हाल फिलहाल में भी किए गए हैं। अब चीफ जस्टिस ने इस बात को लेकर कड़ी चिंता जाहिर की है। देखिए, दो ऐसी चीजों को लेकर चीफ जस्टिस ने चिंता जाहिर की है। एक ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये पहले दर्शाया था कि कहीं न कहीं जो पद है वो बहुत ही ज्यादा पद सीबीआई में है जो खाली है अभी। इसके अलावा जो फंडिंग का पेस है वो भी कहीं न कहीं इंकंसिस्टेंट नजर आ रहा है। तो इन दोनों चीजों को लेकर उन्होंने और गौर फैलाया है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रेया जानकारी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से लोकसभा सांसद आजम खान के खिलाफ यूपी पुलिस अब एक और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आजम खान 72 मुकदमों में आरोपी बनाए गए हैं, जिसके बाद आजम को अब यूपी पुलिस हिस्ट्री शीटर घोषित करने की दिशा में काम कर रही है। पुलिस ने 15 मामलों में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है और बाकी के मामलों में भी जांच चल रही है। आजम खान के खिलाफ तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन कब्जाने और चोरी जैसे केस भी शामिल हैं। आजम खान के खिलाफ 1 महीने में जमीन कब्जाने के कई मुकदमे दायर किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन उन्हें भू माफिया भी घोषित कर चुका है। लेकिन अब रामपुर जिला प्रशासन ने जल्द ही आजम खान के खिलाफ एक हिस्ट्री शीट बनाने की बात कही है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आजम खान ने हाल ही में सरकार पर कई आरोप लगाए थे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत की पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संघ के कई वरिष्ठ दिग्गज मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा में देश भर से आए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़े कई संस्मरण भी सुनाए। यात्रा को अगर एक पूर्ण रूप से देखें तो लगता है कर्मण्यवादी कारस्ते क्या होता है सुषमा जी ने जीवन में दिखाया था। अब जीवन की विशेषता देखिए, एक तरफ शायद उन्होंने सैकड़ों घंटों तक अलग अलग फोरम में जम्मू कश्मीर की समस्या पर बोला होगा, धारा 370 पे बोला होगा, हर फोरम में बोला होगा। एक प्रकार से उसके साथ वो जी जान से हर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रभक्त विचार के कार्यकर्ताओं के लिए इतना जुड़ाव था उस मुद्दे पर। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी भी अपनी मां को याद करते करते भावुक हो गई। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत सरल थी और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत थी। मेरे लिए तो वो प्रेम, समझदारी और सीख का भंडार थी। दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और आंख कान खोल के मैं अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सब्जियां चमकाने का तेजाबी राज। और साथ ही दिखाएंगे कहां बुजुर्गों की बहादुरी से डरकर दुम दबाकर भागे लुटेरे। कश्मीर के मुद्दे पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के बीच ठन गई है। राहुल गांधी ने 370 हटाने के बाद कश्मीर में हिंसा का आरोप लगाया तो सत्यपाल मलिक ने उन्हें कश्मीर आकर हालात देखने की चुनौती दे दी। अब राहुल गांधी का जवाब आया है कि वो राज्यपाल के न्योते पर कश्मीर जाने को तैयार हैं। लेकिन राज्यपाल की तरफ से कसे गए तंज का जवाब जब राहुल गांधी ने उसी अंदाज में दिया तो इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई। इससे पहले राहुल ने जब कश्मीर में हिंसा का आरोप लगाया था तो सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को कश्मीर आने की चुनौती दी। यहां तक कि वो राहुल के लिए अपना सरकारी प्लेन भी भेजने को तैयार दिखे।
कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है, असत्य बोला है, झूठ नहीं कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनको भेजता हूं अपना जहाज स्टेट का, आप आके देखो, हमें अगर वो बता देंगे कि ये गोली लगे हुए घायल पड़े हुए हैं, यहाँ स्थिति खराब है, तो हम मान लेंगे। एक गोली नहीं चली, एक लाठी भी नहीं चली है। 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कश्मीर के हालात पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन पूर्व को 70 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कश्मीर के हालात पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का बयान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को खास तौर पर नागवार गुजरा। राहुल गांधी को जब बोलना चाहिए वहां वो बोलते नहीं हैं। पार्लियामेंट में जब 370 पे बहस हो रही थी तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया कि जिसकी भाषा नहीं लोगों को समझ में आ रही थी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस न्योते के बाद बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तंज कसते हुए राहुल को कश्मीर जाने की नसीहत दी गई। देख के आ जाए वहाँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने में इनको 6 दिन लगता है, अरे तो वहाँ चले जाओ ना, 1 घंटे में पहुंच जाओगे आप, दिख जाएगा क्या है। लेकिन इसके बाद केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे राहुल गांधी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट करके न सिर्फ राज्यपाल का न्योता कबूल किया, बल्कि एक बार फिर राज्य के हालात पर सवाल उठा दिए। उन्होंने लिखा, प्रिय राज्यपाल मलिक, विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने के आपके कृपापूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। हम लोगों को कोई विमान नहीं चाहिए, बस इतनी आजादी दीजिएगा कि हम लोगों से, मुख्यधारा के नेताओं और अपने सैनिकों से मिल सके। परिस्थिति है कि आप यहाँ बैठे बैठे बयान दे देते हो कि वहाँ बड़ा वायलेंस हो रहा है, वहाँ सब तो तोड़फोड़ हो रहा है, और बाद में जब गवर्नर उनको आमंत्रित करते हैं आ जाओ, तो कहते हैं ये नहीं, मैं अपने साथियों से आऊंगा, मुझे पब्लिक को मिलने के लिए देना। उसके लिए भी समय आएगा, अभी तो नहीं। मैं तो नहीं फेवर में हूँ कि उसको घूमने के लिए दे, क्योंकि ये लोग ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि वो एंटी इंडियन है। राहुल गांधी के ट्वीट से कश्मीर के मुद्दे पर बहस और तल्ख हो गई, क्योंकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पहली बार 370 हटाए जाने पर टिप्पणी की थी और सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। The outcome of this is not to the liking of many people in our country, and it is important that the voice of all these people must be heard, and it's only by raising our voice that we can ensure that in the long run this idea of India is something which is very sacred to us and that must prevail. कांग्रेस के बड़े नेताओं के कश्मीर पर दिए बयान से सरकार और बीजेपी को पलटवार का मौका मिल रहा है। कश्मीर पर चिदम्बरम और मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी से पहले ही बवाल मचा हुआ है। मनमोहन सिंह के जवाब में भी बीजेपी मैदान में कूद पड़ी। इनके चूरमा आजकल कम्युनलिज्म का चूरमा बेच रहे हैं, और ये चूरमा बेच करके लोगों को, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को गुमराह करने का काम जो अलगाववादी नहीं कर पा रहे हैं, वो अलगाववादियों से सुपारी लेकर के कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। वो हमने जो किया है वो हमारी कर्तव्य किया है। इसमें मनमोहन सिंह को पसंद नहीं है या सोनिया गांधी को पसंद नहीं है, ये तो हम नहीं देखेंगे। हम तो देखेंगे राष्ट्र हित में क्या अनिवार्य है और उसके अनुसार काम करेंगे। राहुल गांधी कश्मीर जाएं या न जाएं, लेकिन संकेत साफ है कि 370 के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच अभी जबानी जंग जारी रहेगी। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर सरकार पर निशाना साधा। इसकी बहुत स्पष्ट राय कांग्रेस पार्टी की CWC जब कश्मीर पर हुई थी, उसके स्टेटमेंट में स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। ये बहुत स्पष्ट राय है कांग्रेस पार्टी की, और यही स्टेटमेंट है। जिस तरह से ये किया गया है, जिस तरह से ये किया गया है, देखिए सिंधिया जी ने भी CWC में भी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट साइन किया, तो सब सहमत है। चर्चा हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि उसमें एक ही आवाज उठती है और बाकी आवाजें दबाई जाती हैं, जैसे भाजपा में। हमारी पार्टी में जो आवाजें उठती हैं उन पर चर्चा होती है। कश्मीर पर जारी सियासत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के बाद वहां लगी पाबंदियों पर दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके लिए दी गई एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य में स्थिति संवेदनशील है और सरकार पर भरोसा किया जाना चाहिए। कोर्ट प्रशासन के हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार को राज्य की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। रातों रात चीजें नहीं बदल सकती हैं। ऐसे में राज्य में लगी पाबंदियों पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया जाएगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए इस मामले की सुनवाई टाल दी है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने और संचार सेवा बहाल करने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा कि कश्मीर में कितने दिनों तक पाबंदी रहेगी, तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सरकार पल पल परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। 2016 में इसी तरह की स्थिति को सामान्य होने में 3 महीने का समय लगा था। पाबंदियों के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नजर आ रहे हैं। सोमवार को पूरे उल्लास के साथ ईद मनाई गई और अब धारा 370 हटने के बाद पहले जश्न आजादी की पूरे जोश के साथ तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू के परेड ग्राउंड में सुरक्षा बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की, साथ ही स्कूली बच्चे भी इस रिहर्सल में शामिल हुए। वहीं श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भी बच्चों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। साथ ही जवानों ने पूरे जोश के साथ परेड की रिहर्सल की। इस बार जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त का जश्न सबसे खास है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये पहला जश्न आजादी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किए जाने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव वाणिज्य और उद्योग एनके चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन्वेस्टर समिट का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर ने पहली बार इन्वेस्टर समिट यहां पे होस्ट करने का फैसला किया है। इन्वेस्टर समिट 12 से 14 अक्टूबर को होगा। इसका ओपनिंग सेरेमनी श्रीनगर में होगा और क्लोजिंग सेरेमनी 14 अक्टूबर को जम्मू में होगा। इन 2 जगहों के अलावा कुछ और जगहों पे भी ढेर सारे टेक्निकल सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि आयोजित किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, व्यापार और इंडस्ट्री से जुड़े जितनी भी नामी हस्तियां हैं उनके एक अच्छे पार्टिसिपेशन की हमें उम्मीद है। हमें काफी कम वक्त मिला है। जनरली 6 से 8 महीना लोग तैयारियां करते हैं। हमें काफी कम वक्त मिला है इसकी तैयारी करने के लिए, लेकिन हमारी पूरी मशीनरी दिन रात काम करेगी कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हो। वहीं जम्मू कश्मीर में परिसीमन की कवायद भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें परिसीमन की बारीकियों पर चर्चा हुई और तय हुआ कि गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार आयोग केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परिसीमन आयोग का गठन करेगा। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों और स्थानीय लोगों से विचार के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो सरकार को सौंपी जाएगी। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग इस मामले की प्रक्रिया शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी को कश्मीर मसले पर विरोध का सामना करना पड़ा। Yeah, that's you guys are stealing our money. You guys are thieves for 20 years. 20 years. 20 years. Oh, sorry. 20 years. You guys are thieves. All of you guys. You don't deserve to represent Pakistan. इसको क्या हुआ है? What do you mean इसको क्या हुआ है? Take it easy, man. Take it easy. You have a minute. Okay, take it easy, man. Take it easy. 20-30 साल से खा रहे हैं, बस खा रहे हैं और खा रहे हैं। That's it. Look at her. She don't have a minute for Pakistani guys to answer questions. तुम लोग सिर्फ पैसे खाते हो, कभी इस हुकूमत में, कभी उस हुकूमत में। Shame on you guys. Shame on you. कोरबा में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयले से लदी एक मालगाड़ी का इंजन अचानक पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से रेलवे फाटक पार करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। त्योहार में मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की टीम ने एक नामी मिठाई की दुकान में छापा मारा। इस दौरान घेवर में मच्छर मिलने से दुकानदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे बने खंडहर में घुस गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मकान में बने फर्नीचर गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाया। जबलपुर के एक आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के उन्नाव में एक सिलेंडर ब्लास्ट में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। वाराणसी के बड़ा गांव में एक आदमी ने पत्नी को थाने से बाहर 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। ससुराल हम वो सता रहे थे,
और दहेज की मांग करते थे, बार बार एकदम मारते थे, घर से बाहर भी भगा दिए। अब बोलते थे ज्यादा पैसा लेके आप तुझे रखेंगे। गुजरात के भावनगर के वेलादर राष्ट्रीय उद्यान में आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया, जिससे 12 हिरणों की मौत हो गई। ये हिरण जलभराव की वजह से एक ही जगह पर रुके हुए थे। यूपी के बदायूं में चाय के खोखे पर गेहूं का ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अभिनेता अक्षय खन्ना की नई फिल्म सेक्शन 375 का ट्रेलर रिलीज हो गया। बटला हाउस एनकाउंटर पर बनी अभिनेता जॉन इब्राहिम की फिल्म बटला हाउस, क्योंकि मध्य प्रदेश की पन्ना की एक सब्जी मंडी में टॉयलेट क्लीनर से आलू को चमकाने की तस्वीरें सामने आई, जिनमें देखा गया कि दुकानदार आगे सब्जियां बेच रहे हैं और उनके पीछे टॉयलेट क्लीनर की बोतलें पड़ी हैं, जिससे उन्होंने अपनी सब्जियों को चमकाकर ताजा कर रखा है। कैसे धोते हो? आलू वाले धोते हैं एसिड से, इसलिए आलू चमकता है। पीला हो जाता आलू तो नुकसान नहीं करता होगा? नुकसान तो करता ही है। इसके बाद सब्जी दुकानदार खुद सलाह देता दिखा कि धुला आलू नहीं खरीदे तो बेहतर है। आलू लेना नहीं चाहिए कुल मिला के। यहाँ टोटल एसिड से धुलते हैं अपने यहाँ। एसिड से धोता है कोई, बिना एसिड से धोता है, वो आलू वाले जानता है, हम तो आलू नहीं बेचता है। हालांकि दुकानदार खुद अरबी बेच रहा था, जो धुली हुई दिखाई दे रही थी। ऐसी ही कई और दुकानें पन्ना की सब्जी मंडी में दिखाई दी, जहां एक बड़े टब में सब्जी वाले आलू धोते दिखाई दिए, ताकि ये उजले और चमकदार दिखे। बातों बातों में सब्जी दुकानदार ने कबूला कि सभी दुकानदार टॉयलेट क्लीनर से ऐसे ही अपनी सब्जियों को ताजा रखते हैं। सब जने धोते हैं, सब जने डायरेक्ट सवाई डायरेक्ट। दुकानदारों के मुताबिक वो टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि सब्जियां साफ करने में ज्यादा वक्त न लगे। पूरे बाजार में नहीं, पन्ना भर में सब लिहार हर जगह भैया आलू धोने के लिए काम आते हैं। कैसे धोते हैं इसको, क्या करते हैं? ये एक टब पानी में भरते हैं ये आलू वाले, एक टब पानी भरते हैं और उसमें आधी बोतल करीब डाल देते हैं, उसी में आलू डाल के आलू साफ हो जाता है, ये आलू की माटी छूट जाती है। इस तरह की सब्जियां खाने से पेट में अल्सर और गैस बनने की समस्या होती है। लंबे समय तक इनका उपयोग करने से नर्वस सिस्टम प्रभावित होने का खतरा रहता है, किडनी लिवर भी खराब हो सकता है। ऐसे में सब्जियां खरीदते वक्त बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर सब्जी चमकदार, उजली, दाग धब्बे रहित नजर आए तो ऐसी सब्जियां बिल्कुल भी ना खरीदें। जिनका छिलका ना के बराबर हो तो ऐसी सब्जी ना खरीदें। सेब को चाकू से खुरच कर देखें, अगर उसमें मोम दिखे तो वो बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि मोबिल ऑयल लगा सेब चिकना होगा। लौकी, तोरी, करेला, मटर, फली जैसी हरी सब्जियों को चमकदार दिखाने के लिए उन्हें कपड़े वाली डाई में घंटों रखा जाता है। हाथ गीला कर हरी सब्जी को रगड़ने पर रंग छूटने लगे तो समझ लीजिए कि हरी सब्जी बेहद खतरनाक है, क्योंकि केमिकल और सिंथेटिक रंग लगी सब्जियों के उपयोग से सबसे ज्यादा पेट की बीमारियों का खतरा रहता है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बार फिर पहुंची। गोलीकांड के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। लेकिन इससे पहले वो सोनभद्र के उम्भा गांव में खेतों की पगडंडियों से गुजरी। खेतों के बीच से होते हुए उन्होंने गांव का हाल जाना और वहां की जमीनी सच्चाई समझी। हालांकि गांव की महिलाओं से उनकी मुलाकात के दौरान बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी अपने सवालों के साथ खड़े रहे, लेकिन प्रियंका जिस काम के लिए वहां गई थी उसमें पूरी तरह मशगूल दिखी। इसी उम्भा गांव में जमीन के विवाद को लेकर 10 आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। 17 जुलाई को हुए इस हत्याकांड के बाद प्रियंका ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। करीब महीने भर बाद प्रियंका गांधी उम्भा पहुंची और उस जगह को देखा जहां किसानों पर गोलियां चलाई गई। बात यह कि गांव में बहुत सारे 80-90 तकरीबन फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं निर्दोष लोगों के खिलाफ, मतलब महिलाओं पे गुंडा एक्ट लगाया गया है। तो ये एक तरह से नई बात निकली है। तो इस पे मैं सोचती हूँ कि अगर सरकार थोड़ी कार्रवाई करे और जिन पे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं वो तो वापस ले ले। प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्भा गांव में अच्छी तैयारी की थी। एक टेंट लगाकर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जहां लोगों के बीच बैठकर प्रियंका ने उनका दुख दर्द सुना, उनसे बात की और उनके जख्मों पर मरहम लगाया। प्रियंका एक जगह से उठी तो दूसरी जगह बैठकर कुछ महिलाओं से बात की। पूछ रहे हैं कि आपको राहत है दवाई चलने पर, इलाज होने पर कि नहीं। हम कहे जी राहत है, दवाई भाई चल रहा, लड़कन के कुछ मिलेगा तब न। जान तो चल गल भैया का हमार जेठा बेटा रहा बाबू। सोनभद्र पहुंचकर प्रियंका गांधी ने गोलीकांड के मुद्दे को फिर से गरमा दिया।
हालांकि इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों के जवाब में प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा खोला। भाजपा की आदत है कि हमेशा कांग्रेस पे ही आरोप लगाते रहते हैं। जिम्मेदारी उनकी है, उनको ये समस्या सुलझानी है। यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना प्रताड़ित किया गया है लोगों को, लोग इतने दुखी हैं। सोनभद्र पहुंचकर प्रियंका गांधी ने ये मैसेज भी दिया कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी को लेकर वो गंभीर हैं और सोनभद्र के मुद्दे पर उनका विरोध कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो प्रियंका गांधी के इस दौरे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वाराणसी में जहां प्रियंका गांधी विमान से उतरी, वहां उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। किसी ने प्रियंका गांधी को गुलाब के फूल दिए तो किसी ने फूलों की माला। नारेबाजी के साथ प्रियंका सड़क मार्ग से निकली। रास्ते में मिर्जापुर मिला, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनभद्र जाते हुए प्रियंका को पिछली दफा यही रोक दिया गया था, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं को उन्हें करीब से देखने और मिलने का मौका मिला। प्रियंका का काफिला आगे बढ़ा और सोनभद्र पहुंचा, जहां पहले से कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके स्वागत के लिए तैयार था। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन कमा चुकी कांग्रेस को प्रियंका गांधी की सियासी सक्रियता से एक उम्मीद बंधी है। हालांकि बीजेपी ने उनके इस दौरे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा आज फिर से एक बार सोनभद्र के लिए निकली है उस परिवार से मिलने के लिए। जाने दीजिए, सैर करें, अच्छा है। लेकिन उम्भा गांव पहुंचकर प्रियंका गांधी ने कम से कम यूपी में अपनी सियासी मौजूदगी का संदेश दे दिया। केंद्र सरकार कश्मीर में पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। चर्चा है कि गृहमंत्री अमित शाह इस बार जम्मू कश्मीर में 73वां स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। खबरों के मुताबिक 14 अगस्त की शाम को अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना होने की योजना बना रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इस बार 15 अगस्त के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर गृहमंत्री अमित शाह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल चौक जाकर तिरंगा फहराते हैं तो ये मोदी सरकार का दूसरा ऐतिहासिक कदम होगा। श्रीनगर के बाद अमित शाह 16 और 17 अगस्त को लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ मौसम का मिजाज बदल गया, लेकिन गुरुग्राम में बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि कुछ देर की तेज बारिश में ही सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना तक मुश्किल हो गया। कहीं कहीं पानी घुटनों से ज्यादा नजर आया, लोग परेशानी में दिखे और गाड़ियां धीरे धीरे सरकती हुई नजर आई। बारिश बहुत ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हालात ज्यादा खराब हो गए। और चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन है। उन पर फिल्माए गए इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।